इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की लास्ट वीडियो में आज हम सीखेंगे कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, तो वहाँ अपने कुछ मेन पॉइंट ठीक है जो हैं सम में जो मेन पॉइंट होते हैं उनको अपने दिमाग में रखना होता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर एंड अंडर ऑन ऑक्यूपेशन, जिसे हम कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। कहते हैं कि जैसे कि इसकी एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले कि कहते हैं अगर आपका एक्सपोज एक हाउस है ठीक है, उसका रेंट है एक्चुअल 4000 पर मंथ का रेंट है ठीक है, और वो जो कहते हैं वो हाउस है वो कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है ओनली 3 महीने के 3 महीने वो वैसे ही सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा था, और बाकी के जितने 9 महीने हैं ठीक है, ये 9 मंथ वो क्या रहा है लेट आउट किराए पे रहते हैं। दैन कहते हैं इस केस में आपने इनकम कैसे निकालनी है। दैन इस केस में आपको बोला गया है लॉ के द्वारा कि अपने होल प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी बट एक्चुअल रेंट इज टेकन ओनली फॉर नंबर ऑफ मंथ हाउस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लेट आउट। इसका मतलब है कहते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी है ठीक है उसको आपने कंप्लीट लेट आउट हाउस ही मानना है। इट मीन्स आपने जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वो जितने भी सेल्फ ऑक्यूपाइड टाइम रहा ना, ये आपने क्या करना है इग्नोर करना है ठीक है। बट कहते हैं जो आपने रेंट लेना है, जो अपने एक्चुअल रेंट लेना है वो कितने मंथ का लेना है कि जितने महीने वो किराए पर रहा। जैसे कि यहाँ क्या था इस सब में कि 3 महीने ठीक है वो रहा था अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एंड 9 महीने वो क्या था रहा था किराए पे ठीक है। यानी कहते हैं इस केस में आपने जो किराया लेना है वो आपको कितने महीने का है, वो तो 9 महीने का क्या है ना, तो आपका एक्स्ट्रा रेंट कितना आएगा 4000 × 9 ठीक है, ना कि 4000 × 12। ये हमें लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पे। और नीचे आपको जितनी भी आपकी जो बाकी वाली कैलकुलेशन है ठीक है, जो अपने MRV FRV लेनी है वो अपनी कंप्लीट 12 मंथ की लेनी है, और आपने बाकी जो भी अपने कंपेरिजन करना है वो भी अपने सेम का सेम वैसे करना है। उसके बाद पॉइंट सेकंड, मोर देन 1 हाउस अंडर ऑन ऑक्यूपेशन। कहते हैं कि जब आपके पास कहते हैं एक से ज़्यादा हाउस है ठीक है, देन उस केस में आप क्या करेंगे, देन 1 हाउस इज़ टेकन एज डीम टू बी लेट आउट एंड अनदर इज़ टेकन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। कि अगर आपके पास 2 हाउस है ठीक है, एक हाउस फर्स्ट है एक हाउस सेकंड है, देन उस केस में आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट कहती है कि उनमें से कहते हैं एक हाउस को मैंने क्या माना है डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट का मतलब होता है कि असल में वो किराए पे नहीं है, बट कहते हैं हमने मान लिया कि वो किराए पे है। डीम टू का मतलब होता है कि मैंने माना है कि वो जो आपका हाउस है ये उनमें से दोनों में से कोई भी एक वो किराए पे है ठीक है। देन उस केस में आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा वो किराए वाले घर पे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ एक मेन क्वेश्चन क्या होता है कि अगर 2 हाउस है आपके पास, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप बताइए कि आपने कौन सा वाला हाउस डीम टू लेट आउट मानना है और कौन सा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है। देन वो हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने किस वाले हाउस पे किराया देना होता है। देन उसके लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट विच शुड वन हाउ टू सेलेक्ट विच वन शुड बी सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड विच वन शुड बी लेट आउट। कि कौन सा हाउस में से सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूँ और कौन सा मानूँ मैं लेट आउट ठीक है। इफ़ इट इज़ गिवन टू यू इन द न्यूमेरिकल देन ओके। कहते हैं अगर आपके पास न्यूमेरिकल में गिवन है ठीक है देन तो ठीक है, बट अदरवाइज कंप्यूट इनकम from both houses and the house having less income should be treated as or selected as let out house ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास ठीक है 2 हाउस है, एक है आपका हाउस फर्स्ट है A ठीक है, एक है आपका हाउस सेकंड B है ठीक है, 2 है आपके पास हाउस है। हाउस इनकम की कहते हैं जो इनकम है, अगर पहले फर्स्ट कंडीशन आपने अप्लाई करनी है कि फर्स्ट कंडीशन में मेरा जो हाउस फर्स्ट है ठीक है, हाउस ये जो है ये क्या लेट आउट है ठीक है, एंड इसकी इनकम जो कैलकुलेशन करने पे वो आ रही है मान लो 10,000 ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन आपने क्या माननी कि मेरा जो हाउस बी है वो क्या है वो लेट आउट है ठीक है, सेकंड कंडीशन। देन इसकी जो इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है 8,000 ठीक है। अब दोनों में से कौन सी इनकम किस वाली इनकम की हाउस कम है, आपकी हाउस सेकंड की जो इनकम है हाउस बी की वो वाली इनकम कम है जो है 8,000 ठीक है। तो कहते हैं जिसकी इनकम कम होगी उसी को आपने लेट आउट मानना। क्यों, देखिए कहते हैं अगर आपका इनकम कम होगी ठीक है देन आपने टैक्स भी तो कम पे करोगे ना, ऑब्वियसली बात है। तो सीधा जिसकी इनकम कम होगी ठीक है आपने उसी को ही सिलेक्ट कर लेना एज अ लेट आउट हाउस। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 3, इफ़ द हाउस प्रॉपर्टी इज़ पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। कहते हैं कि अगर आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका कुछ पार्ट कहते हैं कि लेट आउट है और कुछ पार्ट है आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड है, देन उस केस में कहते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपका पार्ट्स हैं ये जो आपकी यूनिट है ठीक है वो सेपरेबल है कि नॉट सेपरेबल है ठीक है, कि आप उनको अलग अलग कर सकते हैं ठीक है, और आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। कहते हैं अगर आप उनको अलग अलग कर सकते हैं ठीक है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट ईच पार्ट शुड बी सेपरेबल देन ईच यूनिट एंड ईच पार्ट शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट हाउस ठीक है। देन हम अलग अलग हाउस को अलग अलग पार्ट को अलग अलग हाउस मानेंगे ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हाउस है ठीक है, उस हाउस में मान लो 5 रूम है ठीक है, पाँचों के पाँचों रूम आपने अगर आपके कहते हैं वो अलग अलग आप कर सकते हो ठीक है। अगर आप उन पाँचों की वैल्यू जो है ठीक है आप अलग अलग निकाल सकते हो, उन पाँचों की MRV FRV एक्चुअल जो भी सब कुछ ठीक है, अगर आप अलग अलग निकाल सकते हो देन आपने उन पाँचों हाउस को उन पाँचों कमरों को आपने क्या मान के चलना है, एक अलग अलग हाउस मान के चलना ठीक है।
बट कहते हैं इन केस अगर आपके पास अगर आप उन्हें जो आपके 5 कमरे हैं, ठीक है, आप उन्हें अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, देन उस केस में आपने क्या करना है, ईच यूनिट एंड ईच पार्ट शुड बी ट्रीटेड एज वन हाउस, ठीक है। देन आपने उन 5 कमरों को एक ही मतलब हाउस है, एक ही रूम मान के चलना है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट जॉइंट एक्सपेंस, ठीक है। कहते हैं सपोज कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपके पास, ठीक है, 2 हाउस है आपके पास या 2 कमरे हैं, ठीक है, तो कहते हैं उस 2 हाउस का जो आप एक्सपेंस, ठीक है, आपने जो पे किया वो आपने इकट्ठा पे कर दिया, जैसे कि आपने टैक्स इकट्ठा पे कर दिया, उसका इंटरेस्ट इकट्ठा पे कर दिया है, फिर उस केस में हमने कैसे डिवाइड करना है, ठीक है, हमने अलग अलग कैसे करने हैं वो जॉइंट एक्सपेंस को। कहते हैं उस केस में आप क्या करोगे, डिवाइड इन द रेशियो ऑफ MRV और म्यूनसिपल टैक्स और यू कैन से फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। कहते हैं आपने सबसे पहले रेशो लेनी है, किसकी रेशो लेनी है, या तो MRV की या म्यूनसिपल टैक्स की या फायर इंश्योरेंस प्रीमियम की। वैसे तो ज़्यादातर मोस्टली आपका MRV की ही रेशो ली जाती है, ठीक है। अब देखिए MRV रेशो के लिए हमें क्या चाहिए, MRV चाहिए ना, तो कहते हैं अगर आपकी MRV सपोज अलग अलग गिवन है या इकट्ठे गिवन है, वो भी आपका केस है, ठीक है। अगर आपके पास कहते हैं अलग अलग गिवन है, कंप्लीट हाउस थी, अगर आपको MRV गिवन है, ठीक है, देन आपने जॉइंट एक्सपेंस को क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है। इक्वली डिवाइड का मतलब होता है कि सपोज अगर आपके पास यहाँ गिवन नीचे एग्जांपल कि आपके पास एक हाउस है, ठीक है, उस हाउस की वैल्यू कितनी है, उस हाउस की MRV है 1,20,000, ठीक है, उसके 3 यूनिट है, अलग अलग यूनिट्स है उसके, 3 यूनिट है उस हाउस में। देन MRV कितनी है कि ईच यूनिट की 1,20,000 डिवाइड बाय 3, ठीक है। इट मीन्स आपने अगर आपको MRV इकट्ठी गिवन है, इट मीन्स कि वो हाउस हमने उस कंप्लीट हाउस की हमें MRV गिवन है, ठीक है। देन हम मान के चलते हैं कि उस हाउस में जितने भी कमरे हैं, जितने भी आपके पार्ट्स हैं, वो सभी पार्ट्स क्या इक्वल है, ठीक है। अगर 3 पार्ट है तो डिवाइड बाय 3, अगर 5 है तो डिवाइड बाय 5, ठीक है। एंड अगेन सेम अगर कहते हैं आपके पास अगर सपोज आपने इंटरेस्ट, ठीक है, पे किया है उस हाउस पे जिसके पास 3 यूनिट है, ठीक है, देन 96,000 जो कि कंप्लीट हाउस का इंटरेस्ट था उसे हम डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 3 के साथ, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑफ ईच यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर आपको कहते हैं MRV अलग अलग गिवन हो, ठीक है, कहते हैं अगर आपको MRV अलग अलग गिवन है देन आपने क्या लेनी है, ऑलवेज MRV की रेशो ही लेनी है। जैसे कि यहाँ गिवन था कि मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसके पास 2 हाउस है, दोनों की MRV अलग अलग है, एक की है 2600, सेकंड की है 5200, ठीक है। और उसका कहते हैं इंटरेस्ट आपको गिवन है जॉइंट दोनों हाउस का गिवन है 400 एंड जॉइंट ही आपको गिवन है टैक्स दो हाउस का 600, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जॉइंट एक्सपेंस हैं। देन कहते हैं इस केस में अगर आपको MRV अलग अलग गिवन है, ठीक है, देन हम मान के चलते हैं कि वो जो हाउस है कहते हैं वो हाउस इक्वल हाउस नहीं है, ठीक है, एक हाउस अलग है एक हाउस अलग है। देन इस केस में हम रेशो लेंगे इसकी। सबसे पहले लेंगे हम MRV की रेशो जो कि आपकी आएगी 1:2, ठीक है, डिवाइड करने पे। इट मीन्स जो आपका इंटरेस्ट है जो कि है टोटल 400 का, इसका कहते हैं 1/2 है हाउस फर्स्ट का एंड 2/3 है हाउस 3 का, ठीक है। ऐसे ही जो आपका टैक्स है, टैक्स आपका टोटल 600 का 1/3 है आपका हाउस फर्स्ट का एंड 2/3 है आपका हाउस सेकंड का, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर। कहते हैं जो आपको पिछले साल के रेंट नहीं मिला, अगर वो आपको इस करंट ईयर में रेंट मिल जाता है देन उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। देखिए सबसे पहले एग्जांपल कि अनरियलाइज्ड रेंट कितना था पिछले साल का 17-18 का 16,000, ठीक है। कहते हैं उसमें से आउट ऑफ विच 14,000 मुझे 18-19 में क्योंकि इस साल में मुझे रिकवर हो गया अपने किराएदार से। देन कहते हैं 14,000 हम क्या मानेंगे, वो आपकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से। एंड वो जो, ठीक है, आपकी इनकम है ये 14,000 कहते हैं उसका हमने 30% ये फिक्स होता है, ठीक है। 30% हमने उस अमाउंट का माइनस करके, ठीक है, बाकी जितने बचा वो हम प्लस कर देंगे आपकी पहले वाली इनकम में, ठीक है। 14,000 मुझे मिला था इस साल, कहते हैं 14,000 का 30% हमने माइनस कर देना, ठीक है। जितना भी आपका बैलेंस बचेगी ये क्या आपकी इनकम है, ठीक है, इस इनकम हम प्लस कर देंगे अपनी जो बाकी वाली इनकम होगी, ठीक है, जितना आपको रेंट रिसीव मिला उन सभी में प्लस कर देंगे हम। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट RRV रियल रेंटल वैल्यू। कहते हैं इन केस कॉस्ट ऑफ कॉमन फैसिलिटीज सच एज लिफ्ट एंड पंप मेंटेनेंस, सैलरी ऑफ अ कॉमन गार्डनर एंड वॉचमैन, लाइटिंग ऑफ कॉमन स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल आर borne by the owner and rent include the cost of these items. Such cost is reduced out of एक्चुअल रेंट रिसीव। कहते हैं अगर आपके पास सपोज ये सारी आपके खर्चे हैं, ठीक है, जो आपकी कॉमन फैसिलिटीज़ है जैसे कि लिफ्ट एंड पंप का मेंटेनेंस हो गया, सैलरी होगी, कुछ स्टेयर्स होगी, स्टेयर की लाइटिंग का खर्चा हो गया, बिल का पानी का ये खर्चा हो गया। कहते हैं ये अगर ये सभी खर्चे कहते हैं आपकी रेंट की, ठीक है, रेंट के अमाउंट में इंक्लूड है, ठीक है। देन उस केस में क्या करेंगे, कहते हैं हम इन सभी को माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद जो आएगा हमारे पास वो हम क्या कहते हैं रियल रेंटल वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल
कहते हैं आपको रेंट गिवन है 35,000 पर मंथ का, ठीक है। द अबव रेंट इंक्लूड, कहते हैं ये वाला रेंट कहते हैं इंक्लूड करता है द चार्जेस ऑफ द अबव फैसिलिटीज़ एज फॉलो, कहते हैं ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इन सभी का कहते हैं खर्चा इस रेंट में कहते हैं इंक्लूड है, ठीक है। फॉर जनरेटर का खर्चा 2,000, बिजली का खर्चा इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, गार्डनर का 1,000, सिक्योरिटी मैन का 2500, ठीक है। कहते हैं जितने भी ये खर्चे हैं अगर सैलरी में इंक्लूड होंगे तो आप इन सभी को क्या करोगे, माइनस करोगे। 35,000 में से माइनस किए 2,000, 5,000, 1,000 एंड 25,000, ठीक है, 2,500 सॉरी, ठीक है। कहते हैं जो भी आपका बैलेंस आएगा, ठीक है, देन उस बैलेंस को आपने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, ठीक है। देन वो जो अमाउंट आएगी वो आएगी आपकी एक्चुअल रेंट रिसीव, ठीक है। अगेन जो भी आपकी रेंट है, ठीक है, अगर उस रेंट में आपका कोई भी एक्सपेंस ऐसे कोई जो भी कॉमन फैसिलिटीज़ के जो एक्सपेंस होते हैं कहते हैं वो इंक्लूड है, देन उसे आपने इनकम नहीं मानना, उसे हमने एक्सपेंस मान के अपनी इनकम में से माइनस कर देना, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जिनको आपने ध्यान में रखना है जब आप कैलकुलेशन करते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, ठीक है। एंड इसी के साथ ही आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है।